आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर रहसन आप सभी के साथ। आज मरहूम अरकान असम्बली को खराज अकीदत पेश करने के साथ ही जम्मू कश्मीर असम्बली के ऑटम सेशन का आगाज हो गया, जिसका इंतजार चल रहा था। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौड़ ने बजट सेशन और मौजूदा सेशन के दरमियान फौत हुए यानी कि जिनका इंतकाल हुआ उन मरहूम मेम्बरान के अलावा उन्हें भी ऐवान की जानिब से खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि दी गई, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से किसी न किसी तौर पर रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर मरहूम सत्यपाल मलिक भी थे और 80 और 90 की दहाई में सत्यपाल मलिक का शुमार मगरबी उत्तर प्रदेश के कद्दावर लीडरों में होता था। कांग्रेस में भी रहे, जनता दल में भी गए, बीजेपी में भी लगातार रहे और उसके बाद 2017 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए गए। इसके अलावा लोकसभा के दोनों ऐवान के मेम्बरान रहने के साथ साथ 2 सूबों में भी गवर्नर के ओहदे पर मुकर्रर किए गए और आज जम्मू कश्मीर की उनकी जो खदमात हैं उस सिलसिले में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तीसरे और चौथे असेंबली इजलास के वक्फे के दौरान हम चंद मुअज़्ज़ज़ साथियों से महरूम हो गए और जिनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के तरीक़ार में पहले ही जिक्र किया गया है। नंबर 1, श्री सत्यपाल मलिक, साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर। मरहूम सत्यपाल मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर की हैसियत से अपनी खदमात अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 था 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 था 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 था 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 था 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरे कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफ़गोई और हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे। और सत्यपाल मलिक के अलावा स्पीकर के ताज़ियती रेफरेंस के जरिए ऐवान में 2015 से 2019 तक असम्बली के रुकन रहे बीजेपी लीडर मरहूम रमेश अरोड़ा और दीनानाथ भगत को खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि दी गई। बजट और ऑटम सेशन के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम नबी शाहीन और सरदार मोहम्मद इकबाल खान और मोहम्मद सुल्तान पंडित पोरी के अलावा कांग्रेस के गुरचेन सिंह चरक का भी इंतकाल हुआ था। श्रद्धांजलि दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अरकान की जानिब से इन सभी साबिक अरकान असम्बली को खराज अकीदत पेश किया गया। श्री गुरचेन सिंह चरक, साबिक वजीर व मेंबर जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल। जनाबी गुरचेन सिंह चरक एक तजुर्बाकार सियासतदान और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर रहे। मरहूम 17 अक्टूबर 2025 को 83 साल की उम्र में तवील अलामत के बाद इस दुनियावी पानी से रुखसत कर गए। श्री दीनानाथ भगत, साबिक रुकन कानून साज असम्बली। वैसे थे कानून साज मरहूम भगत जी उस वक्त की जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कमेटी बराए तकमीन यानी एस्टिमेट और कमेटी बराए माहौलियात एनवायरनमेंट कमेटी के रुकन के थे, जहाँ मरहूम ने कानून साजी और अवामी पॉलिसी के मामलों में मौसर किरदार अदा किया। जनाब गुलाम नबी शाहीन, साबिका रुकनी कानून साज काउंसिल। मरहूम कायद अपनी जानत, खुलूस, बेलूस खदमत, पूरज़म क़यादत और जमात अवाम के तयीन गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के बाइस कर्दिल अज़ीज़ थे। तवील अदालत के बाद जनाबी गुलाम नबी शाहीन 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में वफात पा गए। जनाबी रमेश अरोड़ा, साबिक रुकन कानून साज काउंसिल। मरहूम रमेश जी एक मुमताज़ बेटे और मुखलिस अवामी खिदमत गुज़ार थे। अपनी पूरी जिंदगी में मरहूम अरोड़ा अपने नजरिया और उसूल के साथ गहरे अज़म के साथ वाबस्ता रहे। सरदार मोहम्मद इकबाल खान, साबिक रुकन कानून साज काउंसिल। सरदार मोहम्मद इकबाल खान बतौर रुकन कानून साज काउंसिल मुंतखब हुए और अपनी मुद्दत रुकनीत के दौरान कानून साजी और अवामी मसाइल पर नहर जिम्मेदारी और खलूस के साथ काम करते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने अपनी और पार्टी की जानिब से मरहूम अरकान असम्बली को भी खराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर सुनील शर्मा ने रमेश अरोड़ा, दीनानाथ भगत को खुसूसी तौर पर याद किया। बहैसियत पार्टी कारकुन उनके साथ बिताए गए वक्त को याद किया। LOP ने उन्हें समाज का सच्चा सेवक करार दिया। LOP ने ऐवान में अपील की कि ताज़ियती रेफरेंस पर
मेंबरान को मरहूम मेंबरान की सियासी और अवामी खदमात तक ही महदूद रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे तबसरों से परहेज करना चाहिए जिससे मरहूम के अहले खाना, करीबी लोग और हामियों की दिल आज़ारी होती हो। कभी ये सारे लोग लोगों के मसले मसाइल के लिए उन्होंने भी लड़ा और कोई आइडियालॉजिकल इख्तिलाफात भी रहे होंगे आपस में, लेकिन कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसी सीट पे बैठा हुआ भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी जिंदगी के बारे में कोई अलग से विश्लेषण करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कल हम भी नहीं हो, हमारे बाद यहाँ पे कोई दूसरी पीढ़ी भी हो, तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इस ऐवान के किसी मेंबर के मुंह से ऐसी बात सुनेंगे जो उनको सख्त हो जाएगा। क्या कभी हम रियलाइज करते हैं इस बात को? इसलिए जो भी हम आज श्रद्धांजलि के दिन बात यहाँ पे रखते हैं, कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो इनके परिवार वाले होंगे, जो इनके दोस्त, जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो इनके फॉलोअर्स होंगे, आज वो लोग यहाँ पे नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, और हम ऐसा बोल के कम से कम उनके दिल को ठेस न पहुँचाए, इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। आगे हमारे पास खूब टाइम है, तो हमें बोलना होगा, जिसके लिए हमने डिबेट करनी होगी, आप मौका जरूर देंगे। आज ही जल्दी हो जाए सबको, आज ही सबको सारी बातें कहने की मुझे लगता है अच्छा नहीं है। इसलिए मैं पुनः दोबारा एक बार अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे तमाम हुतात्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और मातमी रेफरेंस का अख्ताम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खताब से हुआ। वज़ीर आला ने मरहूम मेंबरान और साबिक गवर्नर सतपाल मलिक को भी याद किया और सभी को श्रद्धांजलि पेश की। जिसको रास्ता बारी है, आज वो, कल हमारी बारी है। बिल्कुल वही बात जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने हाउस के सामने रखा, मैंने भी अपनी बात दूसरे अल्फाज में उन्हीं हालात से शुरू की। साथ वो हस्तियां जिनका या तो इस हाउस से या अपर हाउस से या जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक रहा हो, इन सबों ने कम ज्यादा, अच्छा बुरा अपनी जगह कोशिश की कि वो कुछ बेहतर कर जाए। जाने अनजाने गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती। और इसलिए मैंने कहा आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। ये हाउस होगा, यहाँ पे मेंबर होंगे, हुकूमत होगी, ऑपोजिशन होगा, इसी तरह हमें भी याद किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि हमसे पहले जो इन कुर्सियों पे बैठे थे, जो इन कॉरिडोरों से गुजरे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करने की कोशिश की, उनसे हम कुछ सीखें। मातमी रेफरेंस पर मरहूम लेट जॉन के तई अपने जज्बात का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने पार्लियामेंट की मौजूदा रवायत को जम्मू कश्मीर असम्बली में भी लागू करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला ने चेयर पर जोर दिया कि इसे संजीदगी से लिया जाए और पार्लियामेंट में स्पीकर की जानिब से मातमी रेफरेंस पेश किया जाता है, यहाँ भी किया जाए। इसके बाद मेंबरान उनके एजाज में अपनी सीट से उठ करके 1 मिनट के लिए सुकूत अख्तियार करते नजर आए, यानी कि 1 मिनट की खामोशी उन सभी के लिए हुई। अरकान पार्लियामेंट को खराज अक़ीदत पेश किया गया और फिर मामूल के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सिटिंग MP के इंतकाल की सूरत में उस दिन की कार्रवाई 1 दिन की मुलतवी कर दी जाती है, जो कि नहीं हुई। मैं जब नया नया पार्लियामेंट में गया था तो पार्लियामेंट में भी ओबिचुरी रेफरेंसेस का तरीका यही था। स्पीकर साहब की तरफ से ओबिचुरी रेफरेंसेस मूव की जाती थी
फिर ऑनरेबल मेंबरान जो है तकरीर किया करते थे, लंबा सिलसिला चलता था, फिर हाउस एडजर्न किया जाता था और एक दिन हमारा उसमें निकल जाता था। स्पीकर साहब की तरफ से अब ओबिचुरी रेफरेंस मूव की जाती है, कोई तकरीर नहीं होती। स्पीकर साहब उस वक्त फिर तमाम ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करते हैं कि वो अपने निशस्तों पर खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और उसके बाद अगर कोई सिटिंग मेंबर हालांकि इन दिनों में अपनी जान न खो गया तो फौरी तौर जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है और हाउस का वक्त जो है वो रह नहीं जाता। अगर सिटिंग मेंबर जो है वो नहीं रहता तो फिर हाउस को जो है उस दिन के लिए अडजर्न किया जाता है। मैं अपनी जगह सिर्फ आपके सामने ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि क्यों ना हम भी अब इस पर गौर करें, बजाय ये कि हर पार्टी के तरफ से 3-3, 4-4, 5-5 लोग वही चीज़ें दोहराएं। कभी कभी कुछ तलखी बातें होती हैं, इसमें फिर सियासत आ जाता है। हम सियासतदान है ना कहीं हमारी बुरी आदत है, हम हर चीज़ में सियासत ला ही देते हैं। अब यहाँ से इमरजेंसी की बात आई तो वहाँ से किसी और चीज़ की बात आ गई। इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि स्पीकर साहब ही ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ें, हम उस ओबिचुरी रेफरेंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें और फौरी तौर क्वेश्चन आवर करके इन लोगों को सही खिराज अकीदत यही होगा कि हम काम अपना ना रोकें। तो कार्रवाई के दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर उस वक्त काफी नाराज हुए जब उन्हें लंगेट के साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी के इंतकाल की खबर दी गई। ताखिर से मिली इस इत्तला पर स्पीकर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और शोबे इत्तलात यानी कि कम्युनिकेशंस के जो हेड होते हैं उनके अफसरान पर काफ़ी नाराज़ हुए और स्पीकर ने इसे शर्मनाक बताया। चीफ सेक्रेटरी से इन अफसरान की वजाहत भी मांगी, ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। बाद में वज़ीर आला ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया और हुकूमत की जानिब से माज़रत तलब की गई। वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा इस तरह की गलती न हो। दूसरी तरफ सोमवार से ऐवान में माहौल कैसा होगा इसका अंदाज़ा आज से ही लग गया है, क्योंकि आमतौर पर ताज़ियती रेफरेंस के दौरान मरहूम मेम्बरान के तई एहतराम में कोई ऐसा तबसरा नहीं किया जाता है जिसकी वजह से कशीदगी हो, लेकिन हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बयान पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। बशीर अहमद वेरी की जानिब से रमेश अरोड़ा को लेकर के किए गए तबसरे पर बीजेपी अरकान ने सख्त एहतजाज किया, क्योंकि उनके जो लफ्ज़ थे उस पर एतराज़ जताया गया। स्पीकर ने भी मेम्बरान को लफ्ज़ों के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की सलाह दी। इन तमाम तर चीज़ों के अलावा आज क्या क्या हुआ, कुलगाम से रुकन असम्बली और CPM लीडर यूसुफ तारिगामी के खिताब के दौरान अपोजिशन बेंच की जानिब से सख्त एतराज़ किया गया था। बीजेपी ने रूल्स की खिलाफ वर्जी बताते हुए चेयर पर भी सवाल उठाए। बीजेपी मेम्बरान का कहना था कि ताज़ियती रेफरेंस में दीगर मुद्दों को उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती। दरअसल तारिगामी तारीख़ी हवालों से जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जों का जिक्र कर रहे थे। उन पर बीजेपी ने एतराज़ उठाते हुए स्पीकर से मुदाखलत की अपील की। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हुई। उसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज का दिन सबसे ज़्यादा ख़ास क्यों रहा और क्यों आज असम्बली के अंदर ताज़ियती जलसे, जुलूस और श्रद्धांजलि की बात हो रही है, उसकी वजह यह है कि आम तौर पे ताज़ियती जो जलसे होते हैं या फिर ताज़ियती वक्फा जो होता है सेशन में, उसमें खामोशी होती है और एक दूसरे के लिए एहतराम होता है। कुछ एहतराम तो नज़र आया लेकिन कुछ कशीदगी भी नज़र आई। और उसके अलावा आज ये ज़ाहिर हो गया कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो कल से जब शुरू होगा, कल तो वैसे ख़ास दिन इस वजह से भी है कि राज्यसभा के इलेक्शंस होने हैं, लेकिन कल से क्या कुछ होने वाले हैं इस 7-8 दिनों में वो साफ़ तौर पर वाज़ेह हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के पहले असम्बली सेशन में जो कुछ हुआ है वो आने वाले दिनों में ख़तरनाक रूप लेगा और बहुत ज़्यादा हंगामे की उम्मीद है। मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और जितनी भी बाकी पार्टियों के मेंबरान हैं उनकी जानिब से हो, क्योंकि इस वक्त राज्यसभा का इलेक्शन ही नहीं है बल्कि असम्बली के अंदर बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको एक्सेप्ट भी करना है, रद्द भी करना है, उस पर बहस भी करनी है। राजेश पटगोत्रा साहब JKNC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट तंजीम डार साहब सीनियर लीडर हैं PDP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सीधा मैं आने की कोशिश करूँगा राजेश पटगोत्रा साहब आपकी तरफ, क्योंकि अगर मैं इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूं ताज़ियती जुलूस से, जिसमें जो वक्फा था उसके अंदर भी हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं एक बहसबाजी हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें गर्मा गर्मी बीजेपी वर्सेस NC में देखने को मिली। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता है कि काफ़ी सुकूत होता है, एक दूसरे का एहतराम होता है। वेरी साहब की मिसाल देना चाहूँगा, तो क्या वजह है कि आखिर पहले दिन जहाँ पे ज़्यादातर ताज़ियती चीज़ें होती है उसमें भी इख्तलाफात सामने आते हैं?
शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, मेरा नाम आमिर है। आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने इस डिबेट को जो है वो आज जनता के सामने पेश किया है, क्योंकि आज जो सेशन जो चला, असेंबली का सेशन जो चला, और उसमें आज तो पहला दिन था, और पहले दिन में जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो पेश की गई, जो पूर्व सदस्य रहे हैं असेंबली के, जहाँ काउंसिल के। तो आज इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ज्यादा वहां पे हुआ राजेश पटगोत्रा साहब, जब सत्यपाल मलिक अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते थे तो आपके लीडरान हमेशा कहते थे, अरे वाह क्या बात कही इन्होंने, जबरदस्त बात कही और सच्ची बात कह दी जम्मू कश्मीर के हवाले से। आज उनका श्रद्धांजलि उनको दी जा रही थी, उस टाइम पे आप कहीं न कहीं उन पे बरहम होते हुए नजर आया, उनके काम को आपने सराहा नहीं, जिसकी वजह से बीजेपी ने मुखालिफत की। सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक जब आपके फेवर में बोलते हैं तो बहुत अच्छे थे, अब आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है तो आप बीजेपी के खेमे में डाल दे रहे हैं। देखिए, वहां पे जो सदस्य हैं, जिस तरीके से वहां पे माहौल था, उसी हिसाब से जो है वो वहां पे मेंबरान जो थे उन्होंने उसी हिसाब से जो अपनी राय दी, और जो उनको लगा तो उसके हिसाब से दी। यहाँ पे आज तो सिर्फ श्रद्धांजलि का जो है वो समय था, और मैं ये कहूंगा कि जो लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, चलिए आगे अब क्या होने वाला सिर्फ इतना बता दीजिए, क्योंकि आज जो कुछ नजर आया उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, खासतौर पर असेंबली के अंदर। देखिए, असेंबली का जब सेशन चलता है तो सभी की निगाहें जो है वो असेंबली सेशन पे होती हैं, और अमूमन देखा जाता है कि बिना मुद्दे के जो है वो मेंबरान जो है वो हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में लोगों का नुमाइंदा कोई है तो वो लोगों के जो है वो मुद्दे जो है वो असेंबली में जो है उठाए। और असेंबली एक कोई ऐसी संस्था नहीं है कि कोई ऐसे ही जो है वो बोलते रहे, वहां पे कानून बनाए जाते हैं। तो ठीक है, वो सारी चीजें कानून हम सभी को, आपको भी मालूम है, हम सभी को मालूम है। सवाल यह है कि 52 रेजोल्यूशंस में से सिर्फ 7 ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो भी ज्यादातर अपने पीडीपी का भी आपने वक्फ वाला जो था उसे रिजेक्ट कर दिया। तो आप किस पे बातचीत करना चाहते हैं? पिछली मरतबा भी 33 जो है रेजोल्यूशन बाकी थे आपके पास, पेंडिंग बहुत सारे मसले पड़े हुए हैं, तो आप किस पे बात करना चाहते हैं? ये तो क्लियर ही नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं और जो मुद्दे होते हैं, उसको जो है वो स्पीकर साहब जो है वो उसको इजाजत देते हैं। तो ये उनकी अख्तियार में होता है कि कौन सा बिल, कौन से मुद्दे को उन्होंने जो है वो तरजीह देनी है। ठीक है, इसका यही है कि अब कहीं ना कहीं चीजें गोलमोल होंगी, इस वजह से मैं इस चीज को साइडलाइन रखता हूं। आने वाले दिनों में मैं तंजीम साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। पीडीपी के साथ जो अब तक हुआ, हमने देखा कि एलजी के साथ टेबल टॉक चलती है, अंदरूनी तौर पे ये एलजी से मिली हुई हैं या पीडीपी मिला हुआ है, और पीडीपी खुफिया तौर पे जानकारी देता है एलजी को, बीजेपी के साथ मिली हुई है, वगैरह वगैरह। असेंबली में भी पिछली बार हमने देखा था कि जो एमएलएज हैं 3, उनमें से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ हंगामे रहे और उनको बाहर भी कर दिया गया। हालांकि वहीद रहमान परा साहब बाहर आकर के बहुत सारे बयान भी देते नजर आए। सवाल यह है कि 1 साल के अंदर अगर मैं सिर्फ बात करूँ 1 साल का, तो आपको भाव मिला नहीं, आज आपको इनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर ये आपके पास आते हैं और इतनी जल्दी आप सपोर्ट भी दे देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें बड़ी वजाहत से आज मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बात रखी है कि हम किन किन कंडीशंस के ऊपर और किस वजूहात की बिना पर हम राज्यसभा के लिए उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है। इसमें मजीद और क्या कहा जा सकता है? पार्टी सदर ने बताया कि क्यों जरूरी है इस वक्त उनको वोट करना, हालांकि जो हमारे कुछ बिल हैं जो बीजेपी को दूर रखना है, बस इतना मंजूर किया हुआ है। देखिए, आइडियोलॉजिकली बातें हुई हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी सदर ने आज बड़ी तफसीलन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे लगता है आपने भी वो सुनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद गुंजाइश बच नहीं जाती है मुझे कहने की या बोलने की कि मैं उस पर मजीद क्या बोलूं। उन्होंने बड़े वादे तौर पर कहा है कि किन वजूहात की बिना पर हम करने जा रहे हैं और हम उसके एवज में क्या लोगों के मफाद के लिए क्या उनसे तवक्का रखते हैं। मुझे लगता है वो महबूबा जी ने बड़ी वाज़ेह तरीके से बताया है और वो आपके सामने है।
आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो असेंबली की कार्रवाई है, और इस मरतबे हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीडीपी के रद्द हो गई है, आने वाले दिनों में आपका फेवर हो पाएगा? क्योंकि पीडीपी लगातार एज अपोजिशन लोगों के मसाले उठाती रही है, लेकिन एनसी ने अनसुना कर दिया। देखिए, हमने लैंड के मुतालिक या बाकी जो भी है, हमें उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो प्रो पीपल रेजोल्यूशन है और उनका लाना बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट होंगे और असेंबली में पास भी किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी वो बात नहीं है जो लोगों से हटकट के हो। इसलिए मुझे उम्मीद है, हम भी उम्मीद रखते हैं, हमारी पार्टी भी उम्मीद रखती है, और महबूबा जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा कहा है कि उन्हें भी ये उम्मीद उन्होंने रखी है कि अगर हम उन्हें वोट करने जा रहे हैं तो जो रेजोल्यूशन लोगों के मफाद के लिए लाए जा रहे हैं असेंबली में, वो पास होंगे और वो लोगों के मफाद के लिए आगे इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए सुमित शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। काफी देर हो गई आपसे बातचीत नहीं हुई। सवाल यह है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि हमें सिर्फ बीजेपी को दूर रखना है, इस वजह से हम एनसी के साथ देते हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम एनसी के साथ रहेंगे, क्या लगता है आपको कि ये वक्ती तौर पर दोस्ती है या फिर परमानेंट? क्योंकि इल्जामात तो कभी आपके साथ लगते हैं, कभी एनसी के साथ लगते हैं, कभी इंडिविजुअल। आमिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूं, एनसी और पीडीपी ये दोनों कहते हैं ना सेम, जो डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन जो है वो है ये, क्योंकि गुपकार इकट्ठे बैठ के बनाते हैं और कई ऐसी चीजें ये एक साथ करते हैं। इलेक्शन जब आता है तो ये एक दूसरे को कांगड़ियां मारना शुरू कर देते हैं, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए, और असेंबली सेशन में सिर्फ अपनी तरफ से पक्ष रखना होता है। क्या इन्हें पता नहीं होता है कि इन्हें पूरा, इन्हें नहीं पता है कि क्या चीजें हैं और किन चीजों को लेकर कैसे, किन मुद्दों को लेकर कैसे इन लोगों को उनको हल करना है, और किन चीजों को ओके करना है, ताकि जनता के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या जितने भी जनता उम्मीदें बना के बैठती है कि असेंबली सेशन आता है तो चलिए हमारे लिए जो बिल आगे लाए गए हैं वो पास हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आज आके जैसे कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनएचएम है, डेली वेजर है, एसपीओस के मुद्दे हैं, आशा वर्कर्स के मुद्दे हैं, ये सिर्फ अब एक क्या कहते हैं कि एक लेसन होता है ना जो छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसे रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट करना, वही चीजें यहाँ चल रही है। और अब बात आ गई, आपने जैसे बोला कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन हो या व्हाटएवर जो भी इलेक्शन चल रही है, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि ये, मुझे तो लगता है कि ये एनसीपीडीपी लगता है कि ये सामने नजर आ रहा है, जनता को भी नजर आ रहा है, ये दोनों मिलके लोगों के साथ एक खेल खेल रही है, जो कश्मीर की अवाम के साथ, जम्मू की अवाम के साथ तो हो ही रहा था इनकी तरफ से, जो एनसी की सरकार है। और अब ये जो कर रही है कश्मीर की जनता को बनाने के लिए, अभी आपने देखा, अभी पीछे मैं आपको एक बात कहूंगा कि जैसे उमर साहब ने पीछे बिजली के लिए बात कही थी, आपको भी पता होगा कि बिजली के स्मार्ट मीटर हमारी सरकार आएगी तो हम लगने नहीं देंगे। चलिए देखिए, बिजली वगैरह पे, डेली वेजर्स पे, या जितने भी मुद्दे आपने गिनाए, मैं सुमित जी, मैं सब पे बात करूंगा, अभी टाइम है अपने पास बहुत सारा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के थ्रू, ये मेरा मानना नहीं है, कि खुद सरकार यानी कि उमर सरकार और बीजेपी दोनों ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये जो छोटा सा सेशन है यूं ही आए, हंगामे के साथ यूं ही जो जैसे भी है करके गुजर जाए, ताकि बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, एक सवाल है इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अवाम के मुद्दों से वाकई सरकार को और अपोजिशन को मतलब नहीं है? क्योंकि एक्सपर्ट्स तो ऐसा ही मान रहे हैं, ताकि जल्दी से गुजर जाए, कोई मसला ना हो, और जितनी सारी चीजें पेंडिंग पड़ी है उससे साफ जाहिर है कि इस मर्दों कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, सरकार जो यहाँ पे इस टाइम है ना वो एनसी की, बीजेपी अपनी बात रखेगी, अपनी बात जनता के रिलेटेड जो बात, अपोजिशन सीरियस है कि नहीं, सरकार का छोड़ दीजिए, लास्ट सेशन में भी हुआ, लेकिन एनसी का क्या काम है, वो सिर्फ सरकार के रूप में ऐश करना चाहती, जो कई सालों से करती आ रही है, अभी पहली बार नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं एनसी के लोग, बहुत पुराने, और पीडीपी वाले तो उनके साथी बहुत जबरदस्त है, ये तो जबरदस्त दोनों गेम चेंजर्स है, किसी भी टाइम में गेम चेंज करने में एक्सपर्ट है दोनों। ये सिर्फ जनता को बनाए रखने के लिए, बातों में उलझाए रखने के लिए ये खड़े रहते हैं। मजा तो तब आएगा देखिए, ऑपोजिशन में बीजेपी है, बीजेपी हमेशा पक्ष रखेगी लोगों का, ये तो कोई भी होगा ऑपोजिशन में वो रखेगा ही रखेगा, वो अपनी बात रखेगी, उन लोगों के मुद्दे पीछे असेंबली में भी रखे, चाहे डेली वेजर हो, चाहे कोई भी हो, उन मुद्दों को आगे रखा, क्योंकि अभी रिप्रेजेंट सरकार तो यही कर रही है ना जम्मू कश्मीर को, एनसी की, तो उनके आगे उन्होंने मुद्दे रखे, क्योंकि अब गवर्नमेंट बनी है तो गवर्नमेंट को ये चीज देखनी है, अभी मुद्दे उठे और उन पे आप देखते हैं नहीं, असल में देखिए, आप शायद मेरा आधा सवाल समझ पाए।
मेरा पूरा सवाल यह है कि जिस तरीके से सरकार है, यानी कि बीजेपी की मैं बात करता हूं, बीजेपी लेड एलजी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, उनको अगर वो ज्यादा ये चाहेंगे कि बात खींचे तो शायद उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि अब तक आपने जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ, उसके अलावा स्टेटहुड क्यों नहीं दिया कि सरकार को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सरकार की तरफ से जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं उनका कहना है कि चूंकि सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके हिस्से का हम जवाब चाहते हैं। क्या यही वजह है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया एमएचए की जानिब से, या फिर स्टेटहुड का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया, इसी वजह से चाहते हैं कुछ हो ही ना, जवाबदेही ना हो? एलजी साहब जब से आए, जब एलजी रूल चल रहा था, वो अपने कामों को, जो उनके पास ड्यूटीज थी, वो उनको निभाते जा रहे थे। यहाँ पे मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, शायद आप मेरा जवाब नहीं समझ पा रहे हैं आमिर भाई जी, बताइए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलजी सरकार है, एलजी सरकार ने जो अपना पार्ट प्ले कर रही है, करती आई थी, कर रही है और करती जा रही है और आगे भी करती जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स मिली हुई है, कई चीजों में वो अपनी पावर यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही बात करूंगा कि जनता को उलझाने का काम उनका है। भाजपा अपना पक्ष रखेगी। किसकी तरफ से जनता को उलझाने का काम किसकी तरफ से हो रहा है सुमित भाई? क्या चीज? जनता को उलझा कौन रही है? पिछली बात है, सामने नजर आ रहा है कि जो एनसी की गवर्नमेंट है, वो उसके जो उनके एमएलए, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सीएम साहब है, जो बातों को गोल मोल कर रहे हैं, और जो डिप्टी सीएम साहब है, वो बातों को पलट के एक पर्टिकुलर एक दो इंसानों के ऊपर लेके पूरी सियासत चलती जा रही है। ठीक है, पटगोत्रा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं, पहले उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। राजेश पटगोत्रा साहब, क्या वाकई एक सियासी छलावा है, दिखावा है कि कुछ करना होना है नहीं, बस वक्त गुजारी करना है? देखिए, ये जो शख्स हैं, ये जो शख्सियत जो बात कर रही है, तो शायद इनको पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे की बात की ही नहीं है, तो ये अपना ही राट लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ही जो है वो हमारी, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने जवाब दे दिया कि स्टेटहुड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और कंट्रोल जो है वो केंद्र से जो हो रहा है। एलजी साहब की जो तारीफें कर रहे हैं, तो ये सीएम साहब की क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको पता है कि एलजी किसका है और किसके इशारे पे जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया जा रहा है। तो ये जितनी देर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर को फुली स्टेट नहीं मिलेगी, स्टेटहुड नहीं मिलेगी, तो ये भी चाहते हैं कि ये स्टेटहुड ना मिले और ये सरकार बदनाम होती रहे और लोग जो है वो उनके खिलाफ हों। लेकिन जनता को पता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन इस जो है वो लोगों के कामों में रोड़ा अटका रहा है। तो लोग जो है वो भली बात जानते हैं, और पिछले 12-13 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति जो जम्मू कश्मीर के ऊपर रही है, जहाँ देश में रही है, पूरा देश जो है वो देख रहा है क्यों किस तरीके से इन्होंने जो है वो ईडी, सीबीआई, जहाँ बाकी जो है एजेंसियां लगाकर जो है जो बोलता है इनके खिलाफ, उनको जो है वो ठीक है पटगोत्रा साहब, ठीक है, देश भर में ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीधा साधा एक ही लफ्ज है बीजेपी का कहना कि आपके पास पावर के अलावा, जो खासतौर पे सिक्योरिटी वाला मसला, होम के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट तो आपके पास हैं। इसका जवाब आज तक नहीं मिला, आज आप दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बताता हूं, ये कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट, मुझे ये बताइए आईएएस की ट्रांसफर कौन कर रहा है? अरे तो साहब, आपको आईएएस के ट्रांसफर क्यों करने हैं? काम करवाइए ना, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी आपके इशारे पे। पटगोत्रा साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं। एडवोकेट तंजीम डार साहब, एक बड़ा सवाल जो शायद छूट जाए, तब मैं उसके बाद में आपसे वो मेन सवाल करना चाहता हूं। पहले ये कि अभी जो बीच में बात चल रही थी कि आपने एनसी की हिमायत वाली, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात, पिछली बार जो आपने 28 सीट जीती, एक बड़े पैमाने पर लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, इस मर्तबा वो गलती दोहराना नहीं चाहती है पीडीपी, इसी वजह से वो किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफदारी नहीं कर रही और एनसी को एक कड़वा घोट समझ करके घोट ले रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारी शुरू से ये एक पॉलिसी और आइडियोलॉजिकली भी हमें ये रहा है कि हमने बीजेपी को बाहर रखने के लिए हमें ये चीजें डिसीजन लेना था। उसके साथ साथ जो बिल हमारे लोगों के मफाद के हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस वक्त हुकूमत है, वो उन बिल्स के ऊपर सिंसियरिटी के साथ गौर करे और लोगों को फायदा पहुंच सके। लैंड के रिलेटेड बिल है, डेली वेजेस के रिलेटेड बिल है। मकसद ये है कहने का कि आ जाके हमें अल्टीमेटली लोगों के मफाद की बात करनी है, और लोगों के मफाद के लिए अगर हमें
कोई फैसला लेना पड़ा आज, तो वो लोगों के लिए है। और लोग पहले भी, अगर आप कहते हैं बीजेपी में नेशनल पीडीपी के पास 28 एमएलए थे, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है और लंबी बात हो जाएगी है, इसलिए क्योंकि पीडीपी वाहिद एक ऐसी जमात थी जम्मू कश्मीर में जो बेबाकी के साथ हर मुद्दे के ऊपर बात रखती थी। उसको क्यों निशाना बनाया गया, कैसे उसको तोड़ा गया, कैसे उस जमात को तोड़कर उसके एमएलए को भगाया गया, ये एक अलग कहानी है, इसको रहने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके नहीं, आप बीजेपी के खीमे में भी नहीं जाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्ती तौर पे आप कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम बीजेपी को आने नहीं देना चाहते, इस वजह से आइडियोलॉजिकल एक डिफरेंस है जिसकी वजह से हम नहीं चाहते। ठीक है, समझ में आती है बात, आपकी पॉइंट है। सवाल यह है कि सरकार, आपको भी मालूम है बेहतर तरीके से एडवोकेट साहब, कि सरकार अभी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो 4 साल का हवाला दिया जा रहा है, इन 4 साल में जब तक ये मसले हल नहीं होते जो सरकार कह रही है, और अगर मसले हल नहीं होंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मसला नहीं हल होगा, इवन स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा और पूरी ताकत सरकार के पास नहीं होगी, तो इसी तरीके से रोना रोया जाएगा। और बीजेपी इस वक्त देने के मूड में नहीं है, तो इस वक्त अपने आप को पीडीपी किस जगह पे खड़ा हुआ पाती है? ये देखिए, जहां तक तो राज्यसभा की इलेक्शन की बात है, उसमें डॉक्टर फारूक साहब ने हमारी पार्टी प्रेसिडेंट से रुजू किया, उन्होंने बात की। उस बात के बाद हमें उस इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला लेना है। जहां तक गवर्नेंस की बात आप करते हैं, जहां तक उमर साहब को एग्जर्ट करने की बात है, उन्हें इस चीज को नहीं लेके चलना चाहिए कि मेरे पास पावर्स नहीं है। इस वक्त अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखेंगे, पावर में दोनों जमातें हैं, बीजेपी भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। इसलिए इन दोनों को ये रोना रोने के बजाय कि हमारे पास नहीं है, जो उनके पास है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसके ऊपर तवज्जो देते हुए मैं चलिए बीजेपी की बात नहीं सुनता हूं, मैं चलिए एनसी की बात नहीं सुनता हूं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। आप काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या, चूंकि आप बीच के हैं, किसी एक पार्टी की तरफ नहीं है, आपकी अपनी सोच है, क्या अगर आपकी सरकार होती इस टाइम पे, तो क्या वो सारी चीजें जो एनसी सरकार कर नहीं पा रही है, आपकी सरकार कर पाती? देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आपकी विल क्या है, आप उस चीज को हासिल करने के लिए कोशिशें कितनी करते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मतलब आप मामले 2 हैं, या तो आप एग्जर्ट तो करिए, लोगों को अपने कुछ बताइए तो सही, बॉडी लैंग्वेज से तो बताइए लोगों को कि हम कुछ कर रहे हैं, या आप रोना शुरू कर देंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है बच्चे की तरह। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों को मैंडेट खामोश रहने के लिए नहीं दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन्हें बोलना चाहिए। दे शुड हिट द स्ट्रीट्स, उन्हें सड़कों पर आकर अपने हक को छीनने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि मीकली आप अपने आप को दुम दबा के बिल्ली की तरह बैठ जाना चाहिए कमरे में, ये रोना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ये नहीं मिल रहा। इसलिए अपने हकूक जो हैं वो लड़कर लिए जाते हैं, खामोश रहकर बंद कमरों में बैठकर पावर को एंजॉय करते हुए नहीं लिए जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया है, जिस तरह से लोगों ने उन्हें एतमाद दिया है, उस तरह से लोगों की उन जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो रही है। लोगों की आज खामोशी जो है वो क्या है? आज मेंबर पार्लियामेंट रुहुल्ला मेहदी साहब क्या बात करता है? वो यही कहते हैं कि भाई जिस तरीके से जो मैंडेट लोगों ने दिया था, एतमाद दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी पासदारी करने में नाकाम रह रही है। आप बोलिए तो सही, आप एग्जर्ट तो कीजिए, आप बताइए तो सही लोगों को आप कुछ कर रहे हैं, या खाली आप ये रोना ठीक है। मैं सुमित भाई सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आपका टाइम था, मैं आपकी तरफ आने वाला हूं, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दीजिए। राजेश पटगोत्रा साहब, क्या वाकई एक डरी हुई बिल्ली की तरह, खौफ खाती हुई बिल्ली की तरह छुप के बैठी हुई है, अवाम की सही से नुमाइंदगी नहीं कर रही एनसी? देखिए, बातें करने से चाहे जितनी मर्जी करो, इससे जो है वो वाहवाही नहीं हम ले सकते, लेकिन हकीकत जो है वो सभी के सामने है। और मैं ये कहूंगा कि लोगों से जो वोट लिए हैं, जिस तरीके से नुमाइंदों ने लोगों से जो वोट लिए हैं, उसकी बात जो है वो होनी चाहिए, और वो बात जो है वो सरकार जो है वो लोगों को डोर स्टेप पे दे रही है। तो कौन सी जो है वो जो सरकार के हाथ में है वो कौन से काम नहीं हुए हैं? नहीं पटगोत्रा साहब, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है। मैं उसको एक लफ्ज में वाजे कर देता हूं। साल भर में काम जो नहीं हो पाया उसके लिए आप ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, और अभी ये वाजे नहीं कि हमें करना क्या है, और जो कुछ है एलजी लेड सरकार के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, राइट। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम 4 साल बचे हुए हैं, हम पूरा काम कर देंगे।
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक साल भी तो था सेम एज इट इज जो आने वाले 4 साल में होना है, तो फिर आप कैसे काम कर देंगे? एक तरफ कहते हैं कि हमने नहीं किया, वजह सो एंड सो थी, और दूसरी तरफ जो आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं कर भी देंगे। या तो आपको पता है कि स्टेटहुड कब मिलने वाला है, या आश्वासन मिला है बीजेपी की जानिब से या मरकजी सरकार की जानिब से कि हाँ भाई आपको कल परसों देने वाले हैं हम, कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। काम हो रहे हैं, किसने कहा काम नहीं हो रहे हैं? काम हो रहे हैं और काम करके दिखाए भी हैं। जो जम्मू कश्मीर की सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने काम करके दिखाए हैं। उमर साहब ने कौन सा काम नहीं हुआ है? मुझे ये बताइए, जो डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का जो मसला था, उसकी भी जो है वो कमेटी ने जो है वो उसका भी फैसला आने वाला है और वो भी रेगुलराइज हो जाएंगे। और जो बाकी मसले थे, बिजली का मसला था, पीने के पानी का मसले था। चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, इस वजह से एडवोकेट तंजीम डार साहब बताएंगे और सुमित भाई बताएंगे। सुमित शर्मा जी, क्या लगता है आपको वाकई सरकार बहुत अच्छा कर रही है? क्योंकि हमें अब तक नहीं दिख पाया, कौन सा दूरबीन लगाएं प्लीज बताइए। अपोजिशन में है, आवाम आपसे भी पूछेगी। बिल्कुल, साल पूरा हो गया है, 12 सिलेंडर हमारे पास पहुंच चुके हैं, 13वें सिलेंडर की तैयारी है, बिजली के सारे बिल हमारे पूरे माफ हो चुके हैं, और जितना भी इन्होंने आश्वासन दिया था, नौकरियां 1 लाख 2 लाख जो भी इन्होंने ऐसे सरकार जी 1 लाख की बात की थी, वो इन्होंने सारी की सारी बातें जो है पूरी कर चुके हैं। मगर सारी बातें पूरी हुई है सपनों में, ख्यालों में, क्योंकि 4 साल का टाइम ये ले रहे हैं। 4 साल के बाद भी इनकी बात यही बातें रहेंगी। अगर इन्हें पता था ये सब चीजें हैं तो तब इन्होंने ही अपने मेमोरेंडम जो इन्होंने रखे थे आगे कि हमारा ये है मैनिफेस्टो, इन्होंने जो आगे रखा था, सॉरी, जो उसको मैनिफेस्टो में इन्होंने चीजें रखी थी, उन मैनिफेस्टो के हिसाब से इनको पता होना चाहिए कि रूट यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। इन्होंने सबसे पहले जब सरकार बनाई तो इनको सबसे पहली शर्त ये रखनी थी कि हम यहाँ पे जब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें 1 महीने के अंदर स्टेटहुड चाहिए, हमारे जीतने के बाद उन्होंने रखना चाहिए था, उन्होंने लेना चाहिए था, फिर इलेक्शन की बात करनी थी। लेकिन इलेक्शन पहले करना था, करोड़ों की गाड़ियां पहले लेनी थी, डेली वेजर के मुद्दे को सिर्फ मुद्दा बना के चलना था। और उस टाइम जितने वादे किए, ये कह रहे हैं काम कौन से नहीं हो रहे हैं। ये ब्रिजेस जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो यहाँ पे रिंग रोड्स बन रहे हैं, जो यहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, जो जितना भी वर्क हुआ ये 11 साल में हुआ। 11 साल से पहले यहाँ पे एनसी थी, ये काम वो नहीं कर पाई। आज 11 साल की दुहाई तो ये दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कई 11 साल एनसी के रहते हुए यहाँ पे होके चले गए, तब इन्हें नजर नहीं आया। आज इनको चढ़ता सूरज दिख रहा है तो सूरज की चमक के नीचे ये भी अपने आप को चमकीला समझ रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि वो चमक जो है वो लोगों ने इस पार्टी भाजपा को दी है, और तुम लोग जो हो उस चमक से विपरीत अंधेरे की दुनिया में हो और लोगों को सिर्फ गलत गाइड कर रहे हो। यही आप देख लेना, ये असेंबली सेशन होगा। मैंने आपको फिर कहा कि भाजपा जो है वो अपोजिशन में है और हमेशा मुद्दे उठाती आई है, वो मुद्दा उठाएगी। अपनी जो भी सरकार जम्मू कश्मीर की उसके आगे रखेगी, डेली वेजर का मुद्दा भी रखेगी, जो पहले सेशन में भी रखा, आगे भी रखा जाएगा। और मुद्दे तो रखे जा रहे हैं, मसले के बिल्कुल कितने मुलाजिम है, लेकिन इनके मुद्दों को हल नहीं किया जाएगा क्योंकि उमर साहब यहाँ। अच्छा चलिए ठीक है सुमित भाई, सिर्फ इतना बता दीजिए, ये सारी बातें जो आपने कही मैं 100% इससे इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये समझूंगा कि अगर ये सारी चीजें आपको हक लगती है, हक बजानिब हैं आप, तो सारे मसले की जो बुनियाद है वो आप क्यों नहीं हल कर देते हैं? क्यों लोगों को अधर में लटकाए हुए? और लोगों का तो राइट भी है ना, और आपने वादा भी किया है। जी, भाजपा सरकार ने 11 साल में जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये अगर ये बोलेंगे ना, इन्हें दिख नहीं रहा है लेकिन लोगों को दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होता तो जम्मू के लोगों ने 29 सीटें उठा के भाजपा की झोली में नहीं डालते। एनसी लोगों ने तो 11 साल के सूखे में डाला हुआ है और उस सूखे के बाद वो पछता रहे हैं। यहाँ पे काम, यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे बड़ी चीजें ऐसी हो रही है। और आप देखिएगा हर एक चीज का हल होगा, लेकिन यहाँ पे जो सरकारें अपनी नीयत और नीति को लेके लोगों को परेशान कर रही है और लोगों को डबल माइंड कर रही है, उनकी ये चीज जनता के सामने, आपके सामने आ ही रही है। जो वादे किए उन्हें निभाइए ना। अब सरकार में बैठे हैं, हम सत्ता में हैं जम्मू कश्मीर की, आपके पास। चलिए यहाँ से 2 सवाल पैदा होते हैं। एडवोकेट तंजीम डार साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या वाकई मोर के पंख लगा करके एनसी घूम रही है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर? आपको लगता है ऐसा, या जो कुछ वादे किए गए थे वो पूरे हो गए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप एनसी की भी बात क्यों करते हैं? ये बीजेपी वाले भी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दूसरी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, ये लोगों के जज्बात और एहसासात को मजरू कर रही हैं। लोगों, अगर आपने पूछना है जम्मू वाले व्यापारी को पूछिए, अगर आपने पूछना है कश्मीर के नौजवानों को पूछिए जो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ये बातें करना आसान है, लेकिन जहां तक इस वक्त दोनों जो जमातें हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे वो बीजेपी है, इक्तदार इन दोनों के पास है।
एक इलेक्टेड है और दूसरी अनइलेक्टेड है। और ये इस वक्त भी जम्मू की अगर आप बात करें और कश्मीर की अगर बात करें, मैंने पहले कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने एतमाद देकर, जी आता हूं सुमित भाई, पहले बोल लेने दीजिए एडवोकेट तंजीम डार साहब को। जी जी, लोगों ने जो एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस एतमाद को रेसिप्रोकेट करने में नाकाम रही है। उस एतमाद को कम से कम, ये नहीं होता है जरूरी कि आप जो मुद्दे उठाते हैं सबके सब हल करके जाते हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या रही, आपकी अप्रोच क्या रही, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही, आपके अल्फाज क्या रहे, आपकी कोशिशें क्या रही। कम से कम कोशिश तो कीजिए। हम कहते हैं कि अगर आप कोशिशें भी ना करेंगे, आप खामोशी से जाकर आप प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो उन्होंने कहेंगे आज आप पहुंचे हैं तो बादल हट गए, अगर आएंगे तो शाल डिप्लोमेसी चलाएंगे, 10 चीजें करेंगे। अरे भाई थोड़ा सा सख्ती दिखाइए। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो सख्ती दिखाया करते थे, आप भी दिखा दीजिए। उमर आप भी उन्हीं के पोते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत एक्सर्ट तो कीजिए, लोगों को बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। तो इसलिए खामोशी से नहीं, हक जो है हमेशा छीन के लिया जाता है, इस तरीके से नहीं है कि आप खामोश भी रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी, इस वक्त तमाम बीजेपी ने हमारी एक रियासत की, उस महाराजा की रियासत के 3 टुकड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर को अलग करके रख दिया, लद्दाख को अलग करके रख दिया। आज लद्दाख में क्या हालात है आपके सामने है। ठीक है एडवोकेट तंजीम डार साहब, अगर मैं इससे ये पूछूं, बहुत सारे लीडरान का ये मानना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को इतना बेहाल कर देना चाहती है कि लोग मौजूदा सरकार, उमर सरकार से तंग आ जाए और फाइनली बीजेपी को चुन ले। ऑलरेडी वो अंदरूनी तौर पे हैं। देखिए ये मेरे कोर्स नहीं है, लेकिन 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 यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अभी हमने देखा कि बडगाम के अंदर जिस तरीके से उनके उम्मीदवार उतरे हैं और ये मान भी रहे हैं लोग कि आम मुमकिन है कि इस मर्तबा वादी के अंदर बीजेपी की एंट्री हो जाए। तो आपको लगता है कि वाकई ये कॉल या ये भी जो भी स्टेटमेंट है ये सच है? नहीं, देखिए आपने जो कहा ना कि बीजेपी ये चाहती है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से तंग आ जाएं और बीजेपी को वोट देते, ये नहीं। आपकी यहां तक बात ठीक है कि बीजेपी ये करना चाहती है कि लोग इस पूरे के पूरा जो इंस्टीट्यूशन है इसका, डेमोक्रेसी को बहाल रखने का, उससे ही तंग आ जाएं। बीजेपी इस तरह राह पे चल रही है, उन लोगों का एतमाद पॉलिटिकल सेटअप से पूरे का पूरा उठ जाए, लोग को गम। बीजेपी इस पे काम कर रही है। बीजेपी चाहती है यहाँ के लोगों की उम्मीदें जो पॉलिटिकल लोगों से बंधी हुई हैं वही खत्म हो जाएं। चलिए सुमित जी यही जवाब दे पाएंगे आप बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं तो बस एक कोट एंड कोट पहुंचाया था, लेकिन ये तो उन्होंने और बहुत बड़ी बात कह दी। सुमित भाई हालात आपके सामने हैं। जी मैं आता हूँ। मिनिस्टर जो है वो भाजपा के कामों के इतने, आपने देखा जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो इन्होंने किस तरह से, हमारे सीएम साहब ने कितनी तारीफों के पुलिंदे बांध दिए। अगर काम किए तभी बांधे होंगे, इनके कहने पे तो नहीं। और बात की बात रही इनकी, आज ये कभी इधर की बात करें, आज ये कह रहे हैं एनसी को भी लोग, एनसी भी ऐसे कर रही है, बीजेपी ऐसे कर रही है, तो सपोर्ट तो आप एनसी की कर रहे हो। आप अगर इतने अच्छे हो तो दोनों की सपोर्ट नहीं करते आप खुल के। आपकी पार्टी तो वो है जो जब सेंटर से शाद आता था तो उसे लपेटने में और लेने में भी खुशियां महसूस करती थी, और आज आप लोगों के बीच में साफ सुथरे छवि का माहौल बना रहे हैं। आप लोगों ने कई बार, इनकी पार्टी ने कई बार रिलीजन को लेके भी कई पॉलिटिक्स खेलनी शुरू की, और अभी भी पीछे देखा था इलेक्शन में शुरू की, लेकिन एटलीस्ट लोग समझ गए। इसीलिए पीडीपी अब 3 पे आके है, और आगे शायद 3 पे भी ना आए, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है और इनकी जो बात है, ये सिर्फ कहते हैं। अभी एमसी के बारे में इतना कुछ कहते हैं और स्पोर्ट्स सुबह उन्हीं को कर रहे होंगे। फिर आप सामने आके बात कीजिए ना। आप उमर साहब की बात कर रहे हैं, उमर साहब खुद प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। काम करेंगे तो तारीफ होगी जनाब, काम नहीं किए होंगे तो जो मुंह से आवाज नहीं निकली जाती है। थोड़ा इसे सोचिए, समझिए, और जो अननेसेसरी बात है उसको मत जाइए। जो लोगों के बेन बुद्ध है उन पे बात कीजिए। आप पीडीपी फ्रेम से आउट है, 12 एमएलए आपके पार्टी बदल देते हैं, आपकी पार्टी में से अपनी पार्टी निकलती है। ऐसे आप कहां पे, किस लेवल पे क्या बात कर रहे हैं, पहले उसे सोचिए, फिर उस पे बात कीजिए। नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि हम्माम में दोनों एक जैसे हैं, बीजेपी एनसी दोनों। तो सर उनको फिर, अगर एनसी गलत है तो एनसी को सपोर्ट भी तो ये कर रहे हैं ना। नहीं तो वो किसी एक मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं, फिर एनसी को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये हम एनसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा में, ठीक है, सपोर्ट तो इनकी जारी है ना। चलिए राजेश पटगोत्रा साहब, क्या वाकई बीजेपी एनसी एक ही चेहरे में है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? देखिए अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं ये लोग, और हम इनको कोई नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनकी जो सोच है वो इनकी है। क्योंकि ये जो मर्जी कहें,
तो अच्छा चलिए छोड़िए, हो सकता है, देखिए सियासी खेल है, सियासी खेल में कुछ भी हो सकता है पटगोत्रा साहब। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस मरतबा हम जो देख पा रहे हैं, आपके खेमे में बहुत ज्यादा हलचल है, आपके अपने एमपी नाराज हैं, आपके अपने जो सहयोगी जमात है कांग्रेस वो आपसे नाराज है और लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या वाकई आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपको आने वाले दिनों की कोई चिंता नहीं है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गए मुद्दे, लेकिन हमारी पार्टी में जो हमारा कोलिशन है, हमारा कोई नाराजगी नहीं है। सारे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो जो असेंबली के मेंबर हों, वो सारे के सारे हम एकजुट हैं और एकजुट होकर जो है वो हम चल रहे हैं। आपकी जो मीटिंग हुई थी अभी बड़े पैमाने पर खुफिया मीटिंग बताई जा रही है, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आई? फिर एमपी अगरउल्ला साहब आपके लिए क्यों नहीं वोट मांगेंगे बडगाम के? उमर साहब ने ब्रीफ कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि कल कि वो जो कांग्रेस है वो अपने लेवल पे अपनी पार्टी के जो उनके लेजिस्लेटर हैं उनके साथ बैठकर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो हम अपनी बना रहे हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, राजनीति होती है, तो हम किसी की पार्टी में इंटरफियर क्यों करें? लेकिन कोलिशन जो है वो बिल्कुल मजबूत है। हम मजबूती के साथ जो है वो खड़े हैं और डटकर मुकाबला करेंगे जो कम्युनल फोर्स। कल की भविष्यवाणी अगर मैं एक सवाल में आपसे पूछूं, कल क्या होने वाला है? आपको लग रहा है कि 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए बीजेपी खड़ी हो रही है और 2 तो वो साफ तौर पे ले जाएगी, एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं। कल राज्यसभा की 4 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, ये मैं आज ही बता देता हूं। ठीक है सुमित भाई, आपको क्या लगता है कल? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो जब आपको पता है कि जैसे भी आपने बताया कि एक्सपर्ट्स की राय है कि 2 उसमें से कम जीतेंगे, हमें उम्मीद है कि कहीं ऐसा ना हो 2 के चक्कर में हम 3 भी जीत जाएं। बस ये बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि सुमित भाई, क्या अंदरूनी तौर पे आपने कुछ रबड़ी खिलाई है लीडरों को? आजाद उम्मीदवार हम रबड़ी नहीं खिलाते हैं। इनकी पार्टी के खुद ही जो कितने भी आपने देखा, इनकी पार्टी के एमपी राहुल जी भी खुद इनसे नाराज है। इनकी पार्टी में खुद ही इनके लीडर जो हैं अब इनसे तंग आ चुके हैं। अंदर क्या अब क्या बोले कि इनके जो खुद के एमएलए हैं वो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कहाँ दुखी होते हैं कि उनके मन में ये रहा है कि मंत्री जो पद मिले हैं, डिप्टी सीएम जो पद मिले हैं, और ये रियलिटी भी है, ये सच्चाई है। आप अभी छुपाएंगे कि सच है। ये मंत्री पद है, जो डिप्टी सीएम का पद है, ये सारा का सारा जब उनके एमएलए जो पुराने कार्यकर्ता थे जब उन्हें नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात है पार्टी की। ठीक है, कल इसका जवाब भी सही तरीके से मिल जाएगा। एडवोकेट तंजीम डार साहब, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं कल उनमें इत्तेहाद देखने को मिलेगा या कहीं ना कहीं आजाद उम्मीदवार या दीगर पार्टियों के जो एमएलए बाकी बचे हैं इक्का दुक्का कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ ले जाएगी? देखिए, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई ज्यादा खातर का कोई तब्दीली आने वाली है। और कल देख लेते हैं, कल आने के आते वक्त हम कोई उम्मीद तो है एडवोकेट साहब हल्के में ले रहे हैं बीजेपी को आप? लेकिन नहीं, मैं किसी को हल्के में या किसी को भारी में नहीं ले रहा हूं। हमारे जो अपने वोट हैं जिस कैंडिडेट को जाएंगे वो उस कैंडिडेट को चले जाएंगे। बाकी क्या होने वाला है ये कल देखेंगे। ठीक है, ये बड़ी बात है और ये चीजें होनी भी चाहिए। खैर, हम इस चीज को यहाँ पे मुद्दा नहीं बनाएंगे। कल बहुत सारी ऐसी चीजें जो उठापटक देखने को मिल सकती है और कल ही इस चीज पर सही तरीके से चर्चा होगी कि किसने कितना सच बोला था। जितनी भी बातें हुई आज पार्टी के लीडरों से, चाहे वो राजेश पटगोत्रा साहब हों जेकेएनसी से, या फिर एडवोकेट तंजीम डार साहब हों, या फिर सुमित शर्मा जी हों, बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे सेशन में शरीक होने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि आपने जितना भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है बेहतर तरीके से अब तक, कल उसका हिसाब किताब का दिन है और कल पता चलेगा किसके दावों में कितनी सच्चाई है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।